दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रेषित किया है और उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक ऐसा युग जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, इस युग का प्रादुर्भाव हुआ। तो दोस्तों आज हम आपको भारतेंदु युग की समय सीमा, उनकी विशेषताएं और प्रमुख कवियों से परिचित कराएंगे। तो दोस्तों चलते हैं सीधा हम भारतेंदु युग की समय सीमा पर और देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग की समय सीमा क्या निर्धारित की है। दोस्तों सबसे पहला नाम आता है समय सीमा की दृष्टि से डॉक्टर केसरी नारायण। दोस्तों डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने जो भारतेंदु युग की समय सीमा निर्धारित की है, याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। ये निर्धारित किया था संवत 1922 से 1957। संवत 1922 से 1957 ये निर्धारण किया था डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने। और दोस्तों पहला नाम, दूसरा एक ऐसा आलोचक जिसका नाम आप जानते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, बहुत बड़े आलोचक हिंदी साहित्य के डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ये भारतेंदु युग का जो सीमा निर्धारित की है वो है संवत 1925 से 1957। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग की जो समय सीमा का निर्धारण किया वो 1925 से 1957 है। तो दोस्तों एक नाम और उभर कर सामने आता है जिनका नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने दोस्तों भारतेंदु युग की जो समय सीमा का निर्धारण किया वो शुरू होता है 1926, संवत 1926 से 1945 ये निर्धारण किया गया मिश्र बंधुओं के द्वारा। तो दोस्तों एक नाम और आता है जिनका नाम है राम कुमार वर्मा। ये 1927 मानते हैं, संवत 1927 से 1957 ये समय सीमा का निर्धारण किया गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिसकी वजह से इसे आधुनिक युग में जो पहला कालखंड है बड़ा ही महत्वपूर्ण कालखंड कहा जाता है। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया है आपको कि जो आधुनिक युग है उसके 4 भाग किए गए हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद और चौथा है छायावादोत्तर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं भारतेंदु युगीन जो विशेषताएं थी जिसकी वजह से इसे हम एक नया कालखंड कहते हैं, एक प्रकार से पुनर्जागरण काल कहते हैं, उसका कारण क्या है। इससे पहले आप देख लें कि जो भारतेंदु युग है उसे रामचंद्र शुक्ल इसकी समय सीमा सन में अगर देखें तो 1868 से 1893 मानते हैं। यानी संवत की बात करें यदि हम
संवत की बात करें तो संवत 1925 से 1950, संवत 1925 से 1950 का निर्धारण करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से उठ करके सामने आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी है। तो अगर सन में देखें तो 1868 से 1893, और अगर संवत की बात करें तो संवत 1925 से 1950 माना जाता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रकृत चित्रण में। आप प्रकृत चित्रण के तत्पश्चात हम आपको भारतेंदु मंडल के विभिन्न कवियों से परिचय कराएंगे कि ये कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो भारतेंदु मंडल के, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनका जो जन्म है वो जन्म पूछा जाता है कि कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में। तो एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से इनको याद किया जा सकता है। एक थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा और पूरा भारतेंदु मंडल के सभी कवियों के नाम याद हो जाएंगे। और इसमें से हर जब पेपर होता है, खासकर यूजीसी नेट में, वो यहाँ से कालक्रम मिलाने के लिए ज़रूर देता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकृत चित्रण में। तो दोस्तों प्रकृत चित्रण हमको भारतेंदु युग में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है, खासकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में जैसे उनकी रचना अगर हम लें तो वसंत होली है, और एक और उनकी रचना मिलती है हमको जिसका नाम है चंद्रावली नाटिका। तो चंद्रावली नाटिका और बसंत होली। तो बसंत होली में अगर बात करें हम प्रकृत चित्रण की, तो बसंत होली में तो वसंत ऋतु का चित्रण किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रावली नाटिका की, ये दोनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो चंद्रावली नाटिका में यमुना का बड़ा ही विशद और सुंदर चित्रण मिलता है। जहाँ पर वसंत होली की बात है तो होली में जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी लेखन से खींचा है। श्रृंगारिकता में जैसे प्रेम सरोवर है, प्रेम तरंग है, प्रेमाश्रु है और प्रेम माधुरी है। तो इन सब में श्रृंगारिकता का बहुत अधिक बाहुल्य रहा। मैंने आपको बताया एक पंक्तियाँ पढ़ करके कि पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, तो श्रृंगारिक रचना में आ जाएगा। तो दोस्तों अगली हम विशेषता देख लें कि हास्य एवं व्यंग्य। हास्य और व्यंग्य की बात करें तो इनका जो नाटक है, एक आपने पढ़ा भी होगा, पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन हास्य व्यंग्य रचनाओं में आ जाएगा। तो पाखंड विडंबन है, और उधर भारत दुर्दशा तो सामाजिक उसमें आ जाता है, और अंधेर नगरी है। तो इस प्रकार से कई रचनाएं इनकी हैं जो हास्य व्यंग्य में आती हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक दुर्दशा में। तो भारत दुर्दशा जो लेख इनका है उसको आपने पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ सामाजिक दुर्दशा का चित्रण मिलता है। हाय हाय भारत दुर्दशा न देखी जाई, ये पंक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों देखते हैं सामाजिक चेतना की। तो सामाजिक चेतना, तो जैसे अगर हम बात करें इसके पहले, आधुनिक युग के पहले जो रीतिकाल था, रीतिकाल में सामाजिक चेतना बिल्कुल नाम मात्र की भी नहीं थी। यानी वही सुरा प्याला और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो किसी भी काम की नहीं, यानी सामाजिक चेतना उसमें थे ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि समाज को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया। समाज के ऊपर किसी प्रकार की कोई रचना नहीं लिखी गई। उधर अमीर बहुत अमीर होते जा रहे थे, जो कवि थे, जो सेठ थे, वो इतने अमीर होते जा रहे थे, और गरीब एकदम गरीब होता जा रहा था। यानी सामाजिक चेतना बिल्कुल ही रीतिकाल में शून्य दिखाई देती है। तो दोस्तों सामाजिक चेतना भारतेंदु युग में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देगी। उसके पश्चात हम देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना। तो राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु युग में ही शुरू हो जाती है, जो रीतिकाल में नहीं थी। वो आधुनिक युग में, जो भारतेंदु युग आता है तो वहीं से राष्ट्रीय चेतना हमको दिखाई देने लगती है। दोस्तों अब हम दोस्तों बात करेंगे भारतेंदु मंडल के विभिन्न कवियों की। तो भारतेंदु मंडल के विभिन्न कवियों में
ये कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है 5 या 6 ही हैं, लेकिन अगर बात करें हम तो ये जब प्रश्न पेपर बनता है यूजीसी नेट का तब तक यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों। इस वजह से आपको मैंने भारतेंदु मंडल के विभिन्न कवि जो हैं इनको एक सूत्र के माध्यम से मैंने आपके समक्ष इनको रखा है। याद रखिएगा, भावी प्रजा आ रही, भावी प्रजा आ रही, इस सूत्र के माध्यम से हम इन कवियों को याद कर सकते हैं। अब देखियो कैसे याद करेंगे, याद रखिएगा, एकदम शार्ट ट्रिक है, लेकिन थोड़ा भी अगर मिस किया आपने तो आप एक बहुत बड़ा जो प्रश्न बनता है यहाँ से उससे आप चूक जाएंगे। देखिए भा है, भा से आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म आप जानते हैं कि 1850 और 1885 ये इनका जीवन काल रहा। तो भा से हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म हुआ था 1850 और 1885। अब दोस्तों देख लेते हैं दूसरा नाम आता है बा से। भा हो गया, भा से भारतेंदु हरिश्चंद्र, और बा से क्या होगा, बा से हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दोस्तों अगर आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक तो अवश्य ही कर दीजिए। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो प्रेमघन बा से आ जाएगा बी, जो बी है ना उसको हम समझेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो भाभी हो गया, भा से भारतेंदु हो गया, और बी से क्या हो गया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दोस्तों इसको अवश्य याद करिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, 1855 और मृत्यु हुई थी 1923 में। अब दोस्तों आपने देखा भाभी हो गया। अब देखते हैं प्रजा। प्रजा से क्या होगा, प्रजा में हम प्रा पहले ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्रा। प्रा से हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र। कितनी शार्ट ट्रिक के माध्यम से पूरे भारतेंदु युग के समस्त कवियों को हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, कितने भी प्रश्न हों, कितने भी प्रश्न बने, लेकिन एक प्रश्न आपको यहाँ से अवश्य मिल जाएगा। इतने से ही जो कालक्रम मिलाने के लिए देता है इसी में से आ जाता है। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का हो गया। अब प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब होता है दोस्तों, 1856 और मृत्यु होती है 1894। कब होती दोस्तों, 1894 में। तो आपने देखा 1850 भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 और 56 में आ गए प्रताप नारायण मिश्र। अब देखते हैं हम प्रजा से क्या होगा। जा मतलब जगमोहन। जा से क्या हो जाएगा दोस्तों, जगमोहन हो जाएगा। ठाकुर जगमोहन, जा से क्या होगा, जगमोहन सिंह। जा से जगमोहन सिंह। अब इनका जन्म कब होता है, 1857 और मृत्यु कब होती है दोस्तों, 1899। आपने देखा कि भाभी प्रजा आ से क्या होगा, अंबिका दत्त व्यास होगा। याद रखिएगा, भारतेंदु मंडल के विभिन्न कवियों में महत्वपूर्ण कवि आपके समक्ष रखे गए हैं। आ से हो जाएगा क्या होगा, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था 1858 में, 1858 में, और मृत्यु हुई थी पूरा 1900 ईस्वी, पूरा 1900 ईस्वी। अब दोस्तों हम देखते हैं अंबिका दत्त व्यास हो गया। अब आ गया रही। रही में जो हा आया है, हा को हम छोड़ देंगे, रा को ले लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, रा को। तो रा से हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। क्या हो जाएगा दोस्तों, रा से हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। तो राधा चरण गोस्वामी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1865 ईस्वी। कब हो दोस्तों, 1865, और मृत्यु हुई थी 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी। एक बार फिर से देख लीजिए, भाभी प्रजा आ रही, इसको चूकिएगा नहीं। एक प्रश्न 100% यहाँ से आएगा, और कोई भी प्रश्न पत्र उठा करके आप देख सकते हैं। भाभी प्रजा आ रही है, सूत्र है ये। तो भा से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और बी से हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्म 1855 में हुआ था। जा से हो जाएगा दोस्तों
प्र से हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म होता 1856 1894, यानी 56 में जन्म हुआ, 1894 में मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं जा से हो जाएगा जगमोहन सिंह 1857 और 1899। और आ से हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म हुआ 1858 में और मृत्यु 1900 में। अब बची बात रही की, तो रा से हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी और हा को हम छोड़ देंगे, क्योंकि एक सूत्र बनाने के लिए जिससे आपको याद हो जाए, इस वजह से मैंने ही को लिया है, नहीं तो मैं छोड़ देता, इसको छोड़ नहीं सकते। याद करिएगा पूरा, भाभी प्रजा आ रही, भाभी प्रजा आ रही, या फिर आप कह सकते हैं भाभी प्रजा आ रही है। आप भाभी से मतलब भाभी भी कर सकते हैं याद करने के लिए, लेकिन भा को छोड़ करके फिर भी बा का याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों भाभी प्रजा आ रही है। इस प्रकार से दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास। दोस्तों अब हम पुनः इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण टॉपिक द्विवेदी युग लेकर आएंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों इसी तरह शार्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको पूरी रचनाएं याद करा देंगे, पूरे समस्त कवियों को हम याद करा देंगे। इस बात की जिम्मेदारी हम लेते हैं दोस्तों, केवल आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों, और हमारा सहयोग करिए। हम जितना भी हो सकता है आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।